गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 बसंत भाग 3 पाठ 5 के अंतर्गत पढ़ने चल रहे हैं चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर के सुल्तानपुर ज़िला में हुआ था। बेटा, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जैसा कि शीर्षक ही बता रहा है कि चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अनोखी मीन्स बेटा होता है निराली। तो लेखक इसमें जो हैं चिट्ठियों के बारे में बताया है कि चिट्ठियों की दुनिया कितनी निराली होती है। पाठ का क्या नाम है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी निराली दुनिया, एक विचित्र ही दुनिया होती है। तो बेटा, इस पाठ में लेखक अरविंद कुमार जी ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है कि आज आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में व्हाट्सएप, एसएमएस, कोरियर, तमाम नेटवर्किंग साधन आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतने होने के बावजूद भी चिट्ठियों का जो वैल्यू है, उसका जो स्थान है, जो महत्वता है, वो अभी भी कम नहीं हुई है। तो बेटा, आज हम चलते हैं चिट्ठियों की क्या दुनिया होती है, उनके क्या दायरे होते हैं, उनका क्या हमारे जीवन में महत्व होता है, उनके बारे में जानते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ कुछ इस प्रकार है बेटा। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब एक विचित्र है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। बेटा, मैं आपको बीच बीच में कठिन शब्दों को अंडरलाइन करती जाएंगी, उसको आप जो है अपनी नोटबुक में नोट करके अर्थ लिखते जाएंगे। आपका शब्द आया है आधुनिक काल। आधुनिक काल कहते हैं वर्तमान काल को। आधुनिक शब्द नोट कर लीजिए। आधुनिक काल यानी वर्तमान काल। आधुनिक साधन वर्तमान समय के जो साधन है, जैसे आपके मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, इसमें साधन को आधुनिक साधन का, आधुनिकता मतलब नए साधन। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, लेकिन लेखक कह रहा है कि जैसा संतोष, जैसा धैर्य पत्र देता है, वो आधुनिकतम जो साधन है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के साधन है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, एसएमएस हुआ, तमाम इंटरनेट जो साधन है, वो संतोष व धैर्य इन साधनों में नहीं है, जो साधन जो पत्रों में हुआ करता था, चिट्ठियों में हुआ करता था। हमारे कोई प्रियजन दूर जाते थे, जाने के बाद फिर उनका 1 दिन 2 दिन लगता था। यहाँ पर हमारे उनके जो प्रियजन होते थे, उनके मन में विश्वास रहता था कि 1-2 दिन बाद जाएंगे, तब वो मुझे पत्र लिखेंगे, अपने कुशल क्षेम का जवाब देंगे। तो हम धैर्यता से 2-3 दिन उसका जो है पत्रों का इंतज़ार करते थे, हफ्तों इंतज़ार करते। लेकिन आज क्या है कि एसएमएस फ़ोन ने हमारे धैर्य को समाप्त कर दिया है। थोड़ी दूर घर से कोई निकला नहीं, हम तुरंत फ़ोन करते, कहाँ पहुँचे, क्या किए, क्या कर रहे हो, गाड़ी पाए कि नहीं। मतलब हमारी बेचैनियाँ और हमारी सहनशीलता कम होती जा रही है। जो है दिन प्रतिदिन हमारे अंदर धैर्य था, बेचैनी बढ़ती जा रही, सहनशीलता जो है कम होती जा रही है। एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद, तमाम माने होता है बेटा ढेर सारे, तमाम मीन्स ढेर सारा विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित हैं, और इतिहास गवाह रहा है कि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक के जितने भी कार्य हुए हैं, सब पत्रों के माध्यम से। सदियों से पत्रों का संचालन हमारे यहाँ शुरू था। पहले हमारे जो है यातायात के साधन नहीं थे, तो कबूतर के रूप में, घोड़े, हाथी के रूप में हम पत्रों को संदेश बाहर से भिजवाते थे। फिर एक ज़माना आया कि हमारे डाकघर ले लिया, डाकघर में हमारी चिट्ठियाँ पढ़ने लगी और वो चिट्ठियाँ हम तक पहुँचने लगी। तो लेखक कह रहा दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। अनूठी मीन्स बेटा अनोखी। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। भाव माने उसकी वैल्यू, भाव मीन्स बेटा वैल्यू। लेखक कह रहा पत्रों का भाव मतलब पत्रों का वैल्यू हर ज़माने में
एक सा है, भले उसका नाम अलग अलग हो। जैसे कि पत्र को बेटा उर्दू में खत कहते हैं, पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत। संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू में लेख और तमिल में कादिड़ कहा जाता है। इन सबको, इन जो मैंने शब्द बताए, इन शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिएगा। कन्नड़ में पत्र को क्या कहते हैं? कागज। तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख, तमिल में कादिड़ का डिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते। लेखक कहता है जो पत्र होते हैं हमारी यादों को संभाल कर। सहेज मीन्स बेटा क्या होता है? सहेज शब्द आया है, सहेज मीन्स होता है संभालना। सहेज कर रखते हैं मतलब यादों को संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक को अपनी पत्र लेखन कला है। हर व्यक्ति की अपनी पत्र लिखने की एक कला होती है और हर एक पत्रों को अपना एक दायरा होता है। दायरा मीन्स होता है बेटा सीमा। दायरा शब्द है, दायरा मीन्स सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब दुनिया के तमाम पत्र से रजिस्ट्री हुई, अंतर्देशीय हुआ, पोस्टकार्ड हुआ, कोरियर हुआ, कई रूप में जो है फ़ोन पहुंचाए जाते हैं और पर डे डाक विभाग का काम होता है उनको अपने ठिकानों पर उनके एड्रेस के सहारे उन तक पहुंचा देते हैं। भारत में, लेखक कहता भारत में रोज़ 450 चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। 450 इसको आप बोलते हो, डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बेटा अहमियत शब्द आया है, अहमियत माने वो होता है बेटा महत्वपूर्ण, कि पत्र कितने अहमियत रखते हैं मतलब कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। क्या कहा था? कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सन 1953 में हजारों साल तक संचार के साधन केवल हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे, मतलब घोड़े रहे हैं या कबूतर रहे हैं। उसके बाद पहिए आए और कबूतर और घोड़े हाथी के बाद फिर हमारे जो हैं गाड़ी मोटर साधन आए जो हैं, तथा रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। फिर हमारा रेल विभाग चला, रेल विभाग से हमारे तार जाने लगे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार जो है, हमारे तार को भेजा जाता था बेटा एरोप्लेन से। हमारे जैसे आप कहते हो पत्र तो चलते नहीं हैं, कैसे पहुंच जाते दूसरे तक? डाकखाने में डाला जाता, डिब्बे में तो डाला जाता, पत्रों के तो पैर नहीं होते, फिर चल कैसे जाते हैं? बेटा पत्रों को जब डाला जाता है तो उसका जो है डाक का डिब्बा खोल करके फिर उसको डाकिया लाता है गांव से अपने जो है ज़िले पर, ज़िले से वहाँ पर ट्रेनें रहती, ट्रेन के द्वारा उसको दूसरे देश में पहुँचाया जाता है। और उसके बाद ट्रेन से भी तेज़ गति चलती है हमारी एरोप्लेन, जिसको फिर बाद में एरोप्लेन को भी जो है लाया जाने लगा प्रयोग में। एरोप्लेन से जो है उस सूचना को जल्दी पहुंचा दिया जाता है। लोग कहते थे कि तार भेज रहे हैं तो और जल्दी पहुंच जाता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब प्रेजेंट टाइम पर हमारे टेलीफोन हो गए, वायरलेस हो गए हैं, जो और भी तेज़ी से मिनटों में, सेकंडों में हमारे जो है दूर दराज देश विदेश में बैठे लोग तक हमारी जो है सूचना पहुँचा देते हैं। ये भी पत्र का ही एक रूप है। कैसा रूप है? आधुनिकतम रूप है, नया रूप है। पहले पत्रों को, मन की भावनाओं को कागज़ पर उकेरते थे, फिर जो है उसको कबूतर के द्वारा, हाथी घोड़े के द्वारा संदेश कोई मनुष्य लेकर जाता था। फिर उसके बाद जो है शुरू हुआ हमारा सिलसिला डाकघर का। डाकघर खोले गए, उसमें एक डाकिया रखा गया। डाकिये को जो है वो अपना पहिए के द्वारा, मतलब गाड़ी के द्वारा, बस के द्वारा, और फिर ट्रेन साधन में आई, ट्रेन के बाद एरोप्लेन साधन में आई, उन तक पत्र पहुंचाने जाने लगे। आज जो है वर्तमान समय में हमारे टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस आदि आधुनिकतम साधन हो गए, जो मिनटों में, सेकंडों में ही हमारी सूचना एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो संतोष, जो अहमियत पत्रों की थी, वो आधुनिक साधन नहीं दे पा रहे हैं। लेखक कहता पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के विशेष प्रयास किए गए। संस्कृत विकसित करने, संस्कृत बेटा होता ही परंपरा। संस्कृत सब लिखिएगा, संस्कृत क्या होता है? संस्कृत में परंपरा। संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र का
पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। संस्कृति, हमारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आप सबको जो है 3rd से ही लेटर लिखना, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर लिखना, हिंदी लैंग्वेज में भी पत्र लिखना सिखाया जाता है। तो स्कूली पाठ्यक्रमों में भी इसको जो है पाठ्यक्रम के रूप में स्कूल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। पत्र लेखन को क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। और दुनिया, लेखक कहता है कि भारत में ही नहीं, केवल दुनिया में होता है, संसार के कई देशों में प्रयास किए गए और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 16 वर्ष की कम आयु के वर्ग के बच्चों को पत्र लेखन प्रतियोगिता में छोटा बेटा कंपटीशन आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? पत्र लेखन कंपटीशन सबसे शुरू किया गया 1972 से। इसको नोट कर लेना आंसर को कि हमारे यहाँ विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन कंपटीशन कब शुरू किया? तो हमारे देश में विश्व संघ ने पत्र लेखन कंपटीशन 1972 से शुरू किया। यह सही है, खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास था। अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। आवाजाही मतलब आदान प्रदान, आना जाना। आवाजाही शब्द है, इसको भी नोट कीजिए अपनी जो है नोटबुक में। आवाजाही, आवाजाही आदान प्रदान। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल चिट्ठियों तेजी से रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक कहता है हमारे आधुनिक साधन जैसे फैक्स हो गए, ईमेल हो गए, टेलीफोन हो गए, मोबाइल हो गए, एसएमएस जो हमारे आधुनिक साधन है एक चिट्ठियों में बाधित कर रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं। लेकिन फिर भी चिट्ठियों का जो स्थान है, जो वैल्यू है, वो कोई भी आधुनिक साधन नहीं ले पा रहा। आज भी व्यापारिक डाक की संख्या हमारे लगातार बढ़ रही। हमारे जो व्यापारिक मामले होते हैं उनको जो है कोरियर से, फैक्स या लेटर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आगे लेखक कहता है कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से, बारीकी माने बेटा होता सूक्ष्म, बहुत महीन निरीक्षण, बारीकी शब्द आया है, बारीकी से यानी बहुत ही बारीकी, बहुत ही सूक्ष्मता से, छोटे रूप से उसकी तह में जाएंगे। तह मीन्स बेटा होता है पोल, गहराई में जाना। तह मीन्स गहराई में जाएं। तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। लेखक कहता अगर हम पत्रों की गहराई में जाएं, उसकी ऐतिहासिकता में जाएं, उसकी हिस्ट्री में जाएं, तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक जिसने कभी पत्र ना लिखा हो, अपने किसी प्रियजन के लिए, अपने किसी हितैषी के लिए पत्र ना लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमारे देश के जो प्रहरी हैं, रक्षक हैं, जिन्हें हमारे देश को जो संभाले हुए हैं, वो तो बड़े बेसब्री से हमारे पत्रों, अपने प्रियजन के पत्रों का इंतज़ार करते हैं। जैसे कि आपने गाना भी सुना होगा कि संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी कब आएगी। आज ऐसे ऐसे गाने बनाए गए हैं हमारे देश के सैनिकों के ऊपर को अपने जो है कितनी उत्सुकता से, कितनी बेचैनी से अपने प्रियजनों की पत्रों का इंतज़ार किया करते थे, अब आज भी करते हैं। उसकी कोई मिसाल नहीं, मिसाल मान ली उसका कोई बराबरी ही नहीं बेटा। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीने में इंतजार करते थे, पर वह बात नहीं रही अब। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, घटा दी, कम कर देना, दूरी घटा देना, कम कर देना। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, मतलब साधन जो है केवल पत्रों का इदारा था। लेकिन आज हमारे मोबाइल फ़ोन ने, टेलीफोन ने एसएमएस कर दिया है, टेलीफोन कर दिया है, जिसको हम जल्दी से जल्दी जो है अपने साधन को पहुंचा देते हैं। आज देश में ऐसे लोग कमी नहीं जो पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत रूप में रखे हुए हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में
ऐसे महान लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों वंश बेटा पूर्वजों जैसे दादा की, पापा की, परदादा की लिखी गई चिट्ठियों को बहुत ही सहेज कर, बहुत ही संभाल कर एक विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इन्हीं पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। लेखक कहता है कि हमारे देश में आज भी कमी नहीं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को बहुत सी संभाल कर एक विरासत के रूप में, एक धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। विरासत में बेटा धरोहर। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मतलब काम करने वाले, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। हमारे पूर्वजों की जो लिखी गई चिट्ठियां हैं उनको सहेज कर रखे हैं। आज हमारे पत्रकार लोग उन्हीं चिट्ठियों को देख करके कोई आगे काम करते हैं, कभी अपने पुराने कवियों को नकल करके आगे की कविता लिखते हैं। किसान अपने पूर्वजों की बताई गई बातों के आधार पर आगे की किसानी करते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब जेल गए थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल के दौरान तमाम पत्र लिखे थे। वो पत्र किस नाम से फेमस हुआ था? पिता के पुत्र पुत्री के नाम। लेखक कह रहा है कि अगर आज फ़ोन या मोबाइल का ज़माना होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र न लिखते जो पिता के पुत्र पुत्री के नाम से फेमस हुआ, मशहूर हुआ, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। आज भी उन पत्रों को लोग जो हैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते हैं। जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था उन पत्रों को पढ़ते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते, पर एसएमएस संदेश को आप जल्दी भूल जाते। लेटर तो हम उसको सहेज कर रख लेते, पुनः पढ़ते हैं और उसकी यादों की गहराई में पुनः जाते। लेकिन हमारे जो एसएमएस होते हैं, टेलीफोन पर की गई बातें होती हैं, जो क्षणिक हमारे मस्तिष्क में रहती, फिर वो हमारे डिलीट हो जाती हैं। या एसएमएस को हम खुद ही मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, जो हमारी मेमोरी फुल होने लगती है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। हमारे देश के तमाम महान हस्ती थी, उनकी सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट, उनकी यादगार क्या था? उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। लेखक कहता है कि हमारे इंडिया में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। वह जो हैं अपने पत्रों को दूसरे तक भेजते थे और किसी के पत्र को बिना जवाब दिए नहीं रहते। बड़ी उत्सुकता से उनके पास जो भी पत्र आते थे तुरंत उसका जवाब दे देते थे। आज हमारे संग्रहालय में गांधी जी के पत्र रखे गए हैं, जिनको हम पत्रों को पढ़ करके उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है बेटा, उसे कहते हैं संग्रहालय। संग्रहालय शब्द आया है, संग्रहालय मीन्स होता है जहाँ पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए। जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। लेखक कहता भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में, मतलब बहुत बड़ा संग्राम माने युद्ध, जब बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, यानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा था, आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी, जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। लेखक कहता है कि जब हमारे यहाँ महासंग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, उन दिनों में जो कुछ अंग्रेज ऑफिसर थे अपने परिवारों को पत्र में लिखे थे जो बातें, आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। जो अंग्रेज लोग अपने परिवार के लिए जो बातें पत्रों में लिखी थी, वही पत्रों की चिट्ठियों को इकट्ठा करके एक पुस्तक बना दिया गया और महत्व की बहुत ही नॉलेजेबल पुस्तक बन गई आगे चल करके। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों को पढ़ करके हम जाने कि अंग्रेज़ों की पकड़ हमारी इंडिया में कितनी तेज हो चुकी है। लेखक कहता है महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखाते थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम बहुत ढेर, तमाम माने ढेर सारे जो पत्र होते थे, महात्मा गांधी इंडिया लिखाते थे और वहाँ जहाँ भी रहते थे, जहाँ भी पहुँच जाते थे, आज़ादी की आंदोलन की कई अन्य दिग्गज मीन्स बेटा होती है बहुत ही मजबूत, यानी महान। दिग्गज शब्द आया है, दिग्गज किसे कहेंगे? दिग्गज हस्तियाँ
मतलब बहुत ही महान हस्तियाँ, साध्वी ऐसी ही थी। लेखक कहता है कि जहाँ भी रहते थे, जहाँ भी पहुँच जाते, आज़ादी के आंदोलन कई अनदिग्ध मतलब उनके साथ कई महत्वपूर्ण कई इम्पॉर्टेंट लोग भी जुड़ जाते थे। ऐसा गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले इनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी के पास दुनिया देश से जितने भी पत्र आते थे, लेकिन उन पत्रों का जवाब देने में उनका कोई जोड़ देने वाला नहीं था। मतलब जिस उत्सुकता से, जिन शब्दों से उन पत्रों का तत्काल जवाब देते थे, उनका जवाब देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि लेखक कहता है कि जैसे गांधी जी पत्रों का जवाब देते थे, उस तरह को कोई जवाब देने वाला आज तक नहीं मिला। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब लिखते थे, टाइप वगैरह नहीं, टाइपिंग नहीं करवाते थे, ना दूसरे से लिखवाते। ज़्यादातर सारे पत्र रात रात जाग कर लालटेन जला करके पत्रों का जवाब दे देते थे, तुरंत का तुरंत। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। गांधी जी यहाँ तक करते कि उनको दोनों मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हैंड से लिखने की कला उनके अंदर थी। जो राइट हैंड उनका थक जाता था तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों ने, मतलब आंदोलन के अन्य जो हमारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम और जो लोग थे, उनके पत्र गांव के गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से, बेटा प्रशस्ति शब्द आया है, प्रशस्ति पत्र होता है महत्वपूर्ण पत्र, से कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। उस आज़ादी आंदोलन के समय हमारे देश के नेताओं द्वारा लिखे गए जो पत्र थे, कितने लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करवा करके रख लिए थे, सहेज करके रख लिए थे। यह पत्र है पत्रों का जादू, यह पत्र है पत्रों का जादू। यही नहीं, यह केवल पत्र ही नहीं था, समझ लीजिए पत्र के रूप में एक जादू था जो लोगों के मस्तिष्क पर छा जाता था। लोग उन पत्रों को पढ़ करके उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, एक जुनून छा जाता था। किसी काम को पढ़ने के लिए उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाता था, जो आज के आधुनिक साधन एसएमएस या टेलीफोन नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। केवल पत्रों के द्वारा, इसी पत्रों को इकट्ठा करके ना जाने कितनी बुक बन गई हमारे देश में। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। किसी महत्वपूर्ण जो कागज़ होते हैं, इसका दस्तावेज मतलब सर्टिफिकेट, वास्तव में पत्र किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, हमारे जो हिंदी के कवि हैं निराला, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने लिखा है पत्र पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। मतलब हरिवंश राय बच्चन भी एक कवि थे, सुमित्रानंदन पंत भी एक कवि थे। इन्होंने पत्र लिखा था किसके लिए? बच्चन के लिए। 200 पत्र बच्चन के नाम, जो इस नाम से पत्रों का फेमस हुआ। और निराला के पत्र हमको लिखे हो कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। लेखक कहता है पत्रों का केवल एक पत्र के रूप में ही नहीं इसका वैल्यू है, बल्कि किताबों के रूप में भी ये पत्र छप चुके हैं। जैसे कि बच्चन के जो हैं पत्र हैं, पत्र उसका क्या नाम बन गया बुक का? पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमको लिखो हैं कहाँ, तथा दयानंद सरस्वती पत्रों के आईने में। ये किताब का नाम है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई किताब क्या बन गई? पत्रों के आईने, जो पत्र जोड़ते जोड़ते एक बुक ही बन गई है। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद बेटा जो हिंदी के महान सम्राट कहे जाते, उपन्यास सम्राट, हिंदी के महान कहानीकार कहे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ लोगों के मृतक आत्माओं में भी जान डाल देती थी। उनके बारे में लेखक कह रहा कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो कोई उनके पास लेटर भेजता उसका बहुत ही प्रेरणादायी जवाब देते थे। तब पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद मन बहुत ही मजबूत रहते थे। इसी प्रकार नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। लेखक कहते हैं प्रेमचंद के प्रेरक तो बहुत, उनके पत्र तो बहुत ही प्रेरणादायक हुआ करते थे, बहुत सीख देने वाले होते थे। उनके अलावा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत से प्रेरणादायी रहे हैं, जिन पत्रों को पढ़ करके छोटे से छोटे व्यक्ति भी महान व्यक्ति बन गए हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच
सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। लेखक कहता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, वो आदान प्रदान माने लेना और देना। टैगोर के पास पत्र आते थे गांधी के जवाब जाते थे फिर टैगोर के पास। तो ये हुआ था 1951 से 1941 तक लगातार चले थे पत्राचार। वो पत्रों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्य उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। फिर एक बुक बना दी गई। गांधी जी के पास टैगोर को जो पत्र बने गए थे वो एक बुक के रूप में इकट्ठा हो गया, और टैगोर के पास जो गांधी जी के आए थे लेटर वो इकट्ठा होकर के वह क्या बन गया, एक बहुत बड़ा ही लेख बन गया, एक बुक बन गई जिसमें उनमें दोनों की मनोदशा का लेखा जोखा था, जिसको पढ़ करके कोई भी व्यक्ति प्रेरणा ले सकता था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। लेखक कहता है पत्र देने की परंपरा आज से नहीं है, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई लोगों ने लिखना शुरू किया। भोज के पत्रों पर जो कागज़ का जब प्रचलन नहीं हुआ था, लोग ताड़ के जो पत्रों पर जो हैं संदेश भेजा करते थे। तो पत्र व्यवहार की पत्र देने की जो परंपरा है, रीति रिवाज, परंपरा माने रिवाज है, भारत में बहुत पुरानी। लेखक कहता है पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। लेकिन इसका जो है असली विकास कब हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हमारा देश कब हुआ, 1947 में। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में लेखक कहता है, क्या कहता है कि हमारे यहाँ चिट्ठियों का सिलसिला तो भारत में बहुत ही पुराना है, लेकिन आज़ादी के बाद से है इसका जो है वैल्यू बहुत ही बढ़ गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। गुडविल माने अच्छा बिल, गुड मीन्स होता है बेटा अच्छा बिल। सबसे अच्छा बिल किसका आया है, डाक विभाग का आया है। इसकी एक खास वजह मीन्स रीजन, वजह मीन्स बेटा रीजन। इसकी खास वजह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र क्या करता है, एक दूसरे की भावना को समझता है, अपनी भावना को उस तक पहुंचाता है, तो दोनों भावनाएं एक साथ जुड़ती, दोनों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं कि फ़ोन करके किसी को तत्काल क्रोध लगा हुआ तो गाली दे दो। बल्कि पत्र क्या करता है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। डाकिया किसी के पत्र को एक घर से दूसरे घर तक पहुँचा देता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी आज हमारे जो है संचार के तमाम जो हैं उन्नतशील साधन, वर्तमान समय पे तमाम साधन हो गए। जैसे कि आप जानते हो, आप एसएमएस करते हो, फ़ोन करते हो, कोरियर करते हो, इंटरनेट के तमाम और साधन अपनाते हो, वायरलेस करते हो। लेकिन उन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण हस्ती किसकी है, पत्रों की है। जैसा कि हस्ती जो वजूद पत्रों का है वो किसी भी नवीन साधनों का नहीं है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों, हवेली मीन्स बेटा मकान। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगल में घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग। लेखक बता रहा है कि चाहे कोई शहरी इलाका में रहता हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहता हो, चाहे किसी जंगली एरिया में रहता हो, चाहे बर्फ़ के एरिया में रहता हो या समुद्र के किनारे रहता हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। जहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता, कोई साधन नहीं, को हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। इस्तेमाल में छोटा होता है प्रयोग करना, पत्रों का। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। आज हमारे दूर देहात में जो श्रमिक जो हैं बाहर देशों में काम करने गए हुए हैं, शहरों में काम करने गए हुए हैं, उनकी घर की जो महिलाएं हैं उनके जो है खर्चे कैसे चलते हैं, और डाक के माध्यम से मनी ऑर्डर, मनी मीन्स पैसा, पैसे को ऑर्डर भेज देते हैं और उनके घर के काम उन्हीं मनी ऑर्डरों पर डिपेंड होते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देव माने होता है
देवता, दूत माने होता संदेश पहुंचाने वाला, जैसे कोई देवता कोई संदेश पहुंचा दे, उसी तरह गांव देहात में आज भी मनी जब डाकिया आता है, कोई मनी आर्डर या चिट्ठियाँ लाता तो उनके चेहरे जो हैं खिल जाते, जैसे किसी देवदूत को देख करके लोगों की मनोदशा हो जाती है। तो बेटा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। हमने बीच बीच में जो भी आपके कठिन शब्द थे उन शब्दों के अर्थ बताए हैं, उनके मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। अंडरलाइन को आप उतार करके उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन आंसर हम आपको जो हैं आपके ग्रुप पर भेज देंगे, उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। यहीं पर आपका पाठ पूरा हुआ। आज आपने जाना कि हमारे जीवन में चिट्ठी यानी पत्र का क्या वैल्यू है। इन तमाम साधनों का जिसे फ़ोन मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे कई गुना महत्व हमारे पत्रों का हमारे जीवन में होता है। थैंक यू बेटा। यहीं आपका पाठ पूरा होता है।